डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम उपसर्ग पढ़ रहे थे। उपसर्ग की परिभाषा और उसके उदाहरण हम कर रहे थे। हमने दो उपसर्ग की बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उप तो हम पढ़ सकेंगे, उप की भी बात कर लेते हैं, अप भी हैं। ठीक है, तो उपसर्ग उप क्या एक उपसर्ग हैं। उप का मतलब होता है निकटता। क्या मतलब होता है? निकटता। इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है हीनता भी होता है। क्या मतलब होता है? हीनता। उप का मतलब सहायक भी होता है। क्या होता है? सहायक। दो तीन मतलब होते हैं उप के, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा उप से कौन कौन से उपसर्ग वाले शब्द बनते हैं? तो उप से आपका एक तो उपकार बनता है, लिखना है अपनी कॉपी में। उपकुल, उपदेश, नाम सुना होगा। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? उपस्थित या उपस्थिति। ठीक है, ये भी हैं। इसके अलावा उपवन है, उपनाम, उपासना। ठीक है, तो ये सारे ऐसे और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये सब जो आपको सामने लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग है? उप है, जिसका मतलब निकटता या हीनता या सहायक मतलब होता है। एक होता है अप उपसर्ग। कौन सा? अप, जिसका मतलब होता है बुरा। क्या मतलब होता है? बुरा। अप का मतलब अभाव भी होता है, इसी का मतलब भी हीनता ही होता है, और इसी का मतलब विरोध भी होता है। क्या होता है? विरोध। अप का क्या अर्थ होता है? बुरा, अभाव, हीनता या विरोध। अगर हम देखें इसके कौन कौन से बने होते हैं शब्द अप से, तो अपकार हैं। अपमान में भी अप क्या है? उपसर्ग हैं। अपशब्द बोलते हैं ना, उसमें भी अप उपसर्ग हैं। अपहरण में भी क्या है? उपसर्ग हैं। अपव्यय में भी कौन सा उपसर्ग है? ये है। और अपवाद में भी कौन सा उपसर्ग है? अप है। तो ये इत्यादि और भी हैं, ये सब क्या हैं? आपके उपसर्ग हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो उप हो गया, अप हो गया। उसके बाद में अ एक उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है अभाव। अ का मतलब क्या होता है? अभाव। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अज्ञान है, अज्ञान में भी अ उपसर्ग है। अधर्म में भी उपसर्ग अ है। ठीक है, इसके अलावा अस्वीकार में भी आपका अ उपसर्ग है। तो इत्यादि ये जो शब्द हैं, इनमें कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आपको ये शब्द मिले तो आप आराम से देख करके पहचान सकते हो कि कौन सा उपसर्ग इसमें है। एक अनु उपसर्ग भी होता है। कौन सा? अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, या समानता भी अर्थ में अनु का प्रयोग होता है। क्रम के अर्थ में हो या पश्चात के बाद में हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका अर्थ होता है, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अनुशासन है, उसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु। इसके अलावा अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, इसके अलावा अनुरूप। ठीक है, तो आदि इत्यादि जो शब्द हैं, ध्यान रखना है आपको कि इनमें
अनु उपसर्ग है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आराम से देख सकते हो ना कि उपसर्ग का मतलब होता है कैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा हमने देख लेती है। अब हमको उपसर्ग देखने कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से शब्द बनते हैं। दो तीन उदाहरण हम लिख लेते हैं। अनु उपसर्ग होता है जिसका मतलब पीछे या समानता के क्रम में अर्थ होता है। ठीक है, एक होता है आ उपसर्ग। कौन सा? आ। इसका मतलब होता है और। एक सीमा के लिए भी आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसी कमी के लिए भी आ उपसर्ग होते हैं। विपरीत अर्थ में भी आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और आ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं आ उपसर्ग से? तो आकाश में आ उपसर्ग हैं, आदान में आ उपसर्ग हैं। ठीक है, आजीवन, जीवन भर मतलब आ उपसर्ग हैं। आगमन में भी आ उपसर्ग हैं। और अगर लिखें तो आरंभ में भी आ उपसर्ग हैं। आचरण में भी आ उपसर्ग हैं। आकर्षण में भी आ उपसर्ग हैं। आरोह में भी आ उपसर्ग हैं। तो ये इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें आ उपसर्ग। एक उपसर्ग होता है अव। कौन सा होता है? अव। इस अव का मतलब होता है अनादर। पतन के अर्थ में भी इसका उपयोग होता है। हीनता अर्थ में भी इसका अर्थ होता है अव उपसर्ग का। अब कौन कौन से अव उपसर्ग शब्द बने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, दो तीन आपको उदाहरण बता देते हैं। जैसे अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवतार, अवशेष इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। अब आपको अलग करना तो कर सकते हो। अव प्लस गत, अव प्लस लोकन, अव प्लस नत, अव प्लस स्था, अव प्लस शान, अव प्लस ज्ञा, अव प्लस तार, अव प्लस शेष। ऐसा आप अलग अलग भी कर सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो। जब भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए, पहली बात है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे अगर ऐसे आ जाए, प्रति प्लस एक बराबर। अब इसमें आपको संधि नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसमें कि कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। और दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? चलो इसमें तो संधि हो गई आपकी। प्रतीक में क्या है? संधि है। लेकिन अगर हम उपसर्ग की बात करें तो प्रति प्लस एक, इसमें एक मूल शब्द है, प्रति आपका उपसर्ग है, तो इसमें संधि हो जाएगी प्रत्येक, यण संधि। तो इस प्रकार से दोनों जोड़कर आपको एक शब्द कर सकते हैं, एक शब्द के अलग अलग करने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना तो नहीं है, यहाँ तक लिख लिया होगा, आगे लिखेंगे आप। एक उपसर्ग होता है नी। उपसर्ग क्या होता है? नी। नी का मतलब होता है भीतर। क्या मतलब होता है? भीतर या नीचे। ठीक है, नी का मतलब अतिरिक्त भी होता है। अब देखो, नी का अर्थ देखें तो भीतर, नीचे, अतिरिक्त। और इसके अलावा आप है ना नी से बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो, जैसे आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। नी से बने हुए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे
निवास, ठीक है। कौन सा उपसर्ग है निवास में? नि। निवारण, निम्र, निषेध, निरोध, इसके अलावा बहुत सारे निदान और निबंध में भी नि क्या है? उपसर्ग है। नियुक्त, इसमें भी नि उपसर्ग है। निपात में भी नि उपसर्ग है। तो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने उपसर्ग की बात कर रहे हैं, इतने सारे उपसर्ग देख लिए। इन ऐसे शब्द आए तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा उपसर्ग है। आगे देखेंगे तो हमने नि उपसर्ग की बात कर ली। एक निर उपसर्ग भी होता है, निर। कौन सा उपसर्ग? निर्ग। निर के 2-3 अर्थ होते हैं। निर का मतलब बाहर भी अर्थ होता है। क्या होता है? बाहर। ये अपने कॉपी में लिखना है आपको ऐसे ऐसे। निर का मतलब निषेध भी होता है। क्या मतलब होता है? निषेध। निर का मतलब रहित भी होता है। ये तो इसके अर्थ है। अब इससे कौन कौन से शब्द बने हो सकते हैं निर उपसर्ग से? तो जैसे आपने देखा होगा निर्वास। निर्वास में कौन सा है? निर उपसर्ग है। र आधा है और र का सिस्टम होता है कि वो अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है अगर आधा है तो। पहले मैं 2-3 बात र की बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको र के बारे में पता होना ज़रूरी है। देखिए र जो है ना, वो पूरा अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। र अपन पूरा ऐसे लिखते हैं। अगर र के अंदर ऊ की मात्रा लगानी है आपको छोटी, तो ऐसे लिखते हैं। और र के अंदर बड़ी रू की मात्रा लगानी है, मतलब बड़ी ऊ की मात्रा, तो इस प्रकार से करते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि र जो अगर हलंत है, हलंत मतलब र आधा है, तो वो अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन अगर र से पहले कोई आधा अक्षर है, हलंत है, तो र उसके नीचे आ जाता है। बात को समझो। देखिए जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द है निर्जीव। क्या है? निर्जीव। अब निर्जीव में अगर हम बात करें, अब निर्जीव यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें निर उपसर्ग है, लेकिन समझना भी है। निर्जीव को अगर अलग अलग करेंगे तो निर प्लस जीव। अब निर आपको यहाँ र आधा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ र आधा यहाँ ऊपर बैठा हुआ है। इस प्रकार से किसी के ऊपर अगर ऐसा है ना, तो ये आधा र की मात्रा है। ठीक है, जैसे कार्य लिखते हैं तो ये जो मात्रा ऊपर दिखाई दे रही है आधा र है। अगर इसको हम ऐसे लिखे तो भी क्या है? सही है। सूर्य लिखते हैं अपन, सूर्य। सूर्य में ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये मात्रा ये आधे र की है, तो सूर्य को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अक्षर से पहले आधा र आए तो आधा र उस अक्षर के ऊपर बैठ जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में का के बाद में आधा र था, र हलंत था, तो र हलंत का के ऊपर नहीं बैठा है, अगले वाले अक्षर के ऊपर बैठा है। और उसको जो पढ़ते हैं ना, वो इससे पहले पढ़ते हैं। जिस अक्षर के ऊपर र है उससे जस्ट पहले र की ध्वनि होती है। ऐसा नहीं कि आप का या र नहीं, कार्य र की ध्वनि पहले आ रही। सूर्य, तो सूर्य में ऐसा तो है नहीं सूर्य र, सूर्य पहले अपन र की ध्वनि बोलते हैं। सूर्य में भी इनके दोनों बीच में र की ध्वनि आती है। लेकिन देखो आपके सामने शब्द लिखा है प्रकाश। प्रकाश में दिक्कत आपको इसमें तो नहीं है, इस प्र में देखो, प्र दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। अब प्र के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा अक्षर आधा है, कौन सा वर्ण और कौन सा वर्ण इसमें पूरा है। तो ध्यान देने वाली ये बातें
कि ये जो नीचे आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये र पूरा है। र क्या है? पूरा। जबकि इसमें प तो हलंत है और र पूरा है, तब आपका प्र बनता है। प्र, प हलंत और र पूरा। जबकि आपको लग रहा होगा कि इसमें प तो पूरा है और ये र तो दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि र कहाँ से आ गया? देखो, र से पहले अगर कोई हलंत शब्द आ जाए, हलंत मतलब आधा शब्द आ जाए, तो र उसके नीचे बैठ जाता है इस प्रकार से। देखो, यहाँ ये जो र है, ये आधा है, हलंत है, तो हल्का है। क्या है ये? हल्का है। तो ये हल्का है तो आराम से ऊपर बैठ सकता है, मतलब ऊपर बैठने का काम करता है, समझने वाली बात है। तो सिंपल सी बात तो ये हो गई। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कि र यहाँ पूरा है और र भारी है। र क्या करेगा? इसको उठाएगा। अब इसमें तो र खुद ऊपर बैठ रहा था, यह इसका भार उठा रहा था, लेकिन यहाँ ये र क्या करेगा? इस प का भार उठाएगा। प यहाँ पर हलंत है आधा, इसलिए। अब ये प कह रहा है मेरा भार तो उठाओ, लेकिन मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। यहाँ र तो अपनी जगह चेंज कर लेता है, ऊपर आकर तुरंत बैठ जाता है, कुछ जगह चेंज नहीं करता है, र जगह चेंज करता है, ऊपर आ जाता है। लेकिन प कहता है नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल चेंज नहीं करूँगा, मैं वैसा ही बसूँ। अगर आपको मुझे उठाना है तो आप खुद नीचे आ जाओ। तो र इसके नीचे आ जाता है और प्र बन जाता है। तो आपको क्या पता लगा है? देखो, किसी अक्षर के नीचे अगर ऐसे हैं और किसी अक्षर के नीचे अगर ऐसे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, केवल इन ये जो लाइनें दिखाई जा रही है, इनके ही अंतर हैं। जैसे ये प है, एक प के नीचे मैंने ऐसे लिखा है, एक प के नीचे मैंने ऐसे लिखा है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। इस प का मतलब ये प क्या है? आधा है, हलंत है। अगर इस प्रकार का है तो उसको बोलते हैं प हलंत, मतलब प आधा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अगर ये है तो ये र की ध्वनि है, र है इस प्रकार का। तो ये र वाली समझ आ गई ना? तो बताओ, प्रकाश में इसमें र पूरा है कि आधा है? तो आप बताएंगे र इसमें पूरा है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है ग्रह, तो इसमें ग तो आधा है और र क्या है? पूरा है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ऐसे या ऐसे, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो आपने देखा होगा इस प्रकार की री की मात्रा, जैसे पृथ्वी लिखते हैं, गृह लिखते हैं, तो ये री की मात्रा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक शब्द और आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन लिखते हैं विद्यालय, क्या लिखते हैं? विद्यालय। अपन जब से क से ज्ञ तक लिखते हैं, क ख ग ये लिखते हैं अपन, तो आपको पता है कि अपनी इस प्रकार का कुछ शब्द नहीं लिखते हैं। इस क्वालिटी के कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, शब्द नहीं, वर्ण। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे एक तो घ आता है इस प्रकार से, छ आता है एक तो इस प्रकार से, ध भी छ हो गया, और इसके बाद में ध आता है। लेकिन इसको आपने कहीं देखा नहीं होगा, है इनके जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जैसे है नहीं, इसमें कुछ अंतर है। जैसे काफ़ी लड़के विद्यालयों को विद्यालय बोलते हैं और लिखते भी ऐसे हैं, ये गलत है। सही कौन सा है? विद्यालय। जैसे विद्यालय होता है, धातु ध्वनि नहीं, विद्यालय होता है, विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। विद्यालय में जो आपको ये वर्ण दिखाई दे रहा है, अगर इसकी बात करें तो समझना ज़रूरी है। ये जो वर्ण है, ये दो वर्णों से, पहले बात है संयुक्त वर्ण है, ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। इसमें आधा द होता है और यह पूरा होता है। आधा द होता है, द हलंत होता है, और यह इसमें क्या होता है? पूरा। चलो इसको अपन मिलाकर देखते हैं कैसे बना। देखो, ये द तो क्या है? आधा, तो ये आधा द है। अगर मैंने ये इतना तो लिख दिया ना, ऐसे करूँगा तो द पूरा बन जाएगा, जबकि द इसमें आधा है तो मैंने द आधा लिख दिया। ठीक है, और यह क्या है?
पूरा है, तो ये पूरा लिख दिया। क्या बन गया? ये बना है, ये दे ही बना है। क्या बना है? ये दे बना है। तो बस इसको अपने सही ढंग से इसको ऐसे लिख देते हैं और कुछ नहीं, जबकि ये एक ही है। देखो आकार भी सेम है, ठीक है। धीरे धीरे मॉडर्न में इस प्रकार से लिखते गए। तो ध और द्य में अंतर होता है। आप जब विद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय में आपको ये लिखना है तो सही होगा। आप इसको विद्यालय को ऐसे भी लिख सकते हैं, द आधा य और या में ये, तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्र शस्त्रज्ञ, उनमें भी 2-3 वर्ण मिले होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम बात कर रहे थे इसकी नि उपसर्ग की। नीर के अंदर देखा र ऊपर आता है इस प्रकार से, ठीक है। निराकार, निराकरण, अकरण, आकरण, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसमें निर उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो इत्यादि लास्ट में लगा लेना। इत्यादि, इति प्लस आदि, यहाँ तक ही, ठीक है। एक उपसर्ग होता है प्रा। प्रा आपस में अनु ऐसे अब जब बोलते हैं तो एक प्रा उपसर्ग होता है। इस प्रा का मतलब होता है उल्टा या अनादर होता है ऐसा। तो अनादर के अर्थ में या नाश के अर्थ में प्रा उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे जो बनने वाले शब्द की बात करें कि कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो पराजय में भी यही है। पराक्रम, पराक्रम हो गया। पराभव, परामर्श में भी यही है। पराभूत, ठीक है। तो इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है, परा उपसर्ग के बने हुए हैं। एक परि उपसर्ग होता है। कौन सा? परि। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। क्या मतलब होता है? चारों ओर या पूर्ण भी अर्थ होता है। तो 2-3 अर्थ बताए मैंने, आसपास, चारों तरफ या पूर्ण। अब देखना है परि शब्द से कौन कौन से शब्द बने उपसर्ग से। जैसे परिक्रमा, इसमें परि उपसर्ग है। परिजन में भी कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। परिणाम में भी परि उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है आपको। परिधि में भी परि उपसर्ग है। परिपूर्ण में भी परि उपसर्ग है। तो इत्यादि शब्दों में क्या है, ध्यान रखना है आपको कि परि उपसर्ग है। इसके अलावा एक प्र उपसर्ग होता है। प्रापसम, तो प्र उपसर्ग होता है। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे, ऊपर के अर्थ में भी आता है और यश के अर्थ में भी प्र उपसर्ग का आता है। यश के अर्थ में प्र उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बने होते हैं? जैसे प्रकाश में प्र उपसर्ग है। प्रख्यात में भी है। प्रचार में भी है। प्रबल हो, प्रभु हो, प्रयोग हो, प्रयास हो, तो इत्यादि शब्द हैं प्र उपसर्ग से बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको याद रह सके परिभाषा और ये उपसर्ग।
तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, खा पी कर मौज करिए और पढ़ाई भी साथ में करते रहिए।